वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूएसए B1 B2 कैटेगरी वीज़ा। हम इसको डिस्कस करेंगे कि यूएसए का B1 B2 कैटेगरी वीज़ा क्या होता है, कौन उसको अप्लाई कर सकता है और किस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा। अच्छा, यूएसए का जो वीज़ा है बेसिकली वो थोड़ा-सा डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। डिफरेंट इस तरह से है कि उसमें आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और उसके अलावा आपकी जो स्टेटमेंट है, इसी तरह आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आपके अकाउंट्स हैं, आपकी प्रीवियस ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और उसके अलावा आपका करंटली जहाँ पे आप रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, आप प्रोफ़ेशनल वहाँ पे क्या करते हैं प्रोफ़ेशनली, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। यूएसए के वीज़ा में थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये आता है कि जब आप शेंजन वीज़ा या यूके वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ाइनेंशियल टाइज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अपनी फ़ाइनेंशियल टाइज़ और आपके मुल्क में आपकी फ़ाइनेंशियल टाइज़ किस तरह की हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना पड़ता है, ताकि जो वीज़ा ऑफ़िसर है, उसको किसी किस्म का डाउट ना रहे कि आप आइदर कल को स्लिप तो नहीं करते या उनकी स्टेट में जाके कुछ इस तरह से कुछ नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से उनकी स्टेट को कोई बदनामी हो। तो इसी तरह से यूएसए का थोड़ा-सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। यूएसए का जो वीज़ा है बेसिकली वो ज़्यादातर पर्सनल प्रोफ़ाइल पे मैटर कर रहा होता है, या यूँ कह लें कि आपकी फैमिली टाइज़ पे मैटर कर रहा होता है, कि आपकी फैमिली टाइज़ किस तरह की हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई ब्लड रिलेटिव, आपका कोई ब्रदर, कोई आपका कोई भी रिलेटिव इस तरह का कि जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है, तो आपका वीज़ा रेशो थोड़ा-सा ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि आपको ज़रा ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। और उसके अलावा ये कि आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है और उसने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया। अब वो यूएस के वीज़ा में कई जगह पे हम लोग जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपने खुद किया है अप्लाई या किसी की हेल्प ली है। तो बहुत सारे लोग, कुछ एजेंट्स ये गलती करते हैं कि वहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं कि हमने खुद अप्लाई किया है। अब प्रीवियसली कोई वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो अब यूएसए के पास आपका सारा रिकॉर्ड है। यूएसए को पता है कि आपकी क्या ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इवन आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपका नादरा का डेटाबेस और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। तो कहीं पे भी जब आप इस तरह से थोड़ा-सा एप्लीकेशन से हट के इंटरव्यू में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं रिफ्यूज़ल के। और उसके अलावा जब आप अब रिफ्यूज़ल के ऊपर अगेन जब आप रिफ्यूज़ल के बाद जब अगेन आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आफ्टर रिफ्यूज़ल जब आप लोग अगेन अप्लाई करते हैं, तो हमेशा कहीं का भी वीज़ा हो, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखा करें कि आप लोगों ने कोई भी सिचुएशन हो, आपने मेंशन ज़रूर करना है कि मैंने प्रीवियसली कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया था, कहाँ पे मेरा रिफ्यूज़ल था, कहाँ पे मेरा असाइलम रिफ्यूज़ल था, कहाँ पे मैं डिटेंशन सेंटर में था, एटसेट्रा कुछ भी है। आपने कोई भी चीज़ स्पेशली यूएस के B1, B2 कैटेगरी में या और भी कोई EB2, EB5 कोई भी कैटेगरी हो, आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा किस तरह से अप्लाई होता है, आप लोगों को किस तरह चीज़ों को स्टेट करना है। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने ओवरस्टेट किया हुआ था बहुत ज़्यादा DS-160 में, और उसके बाद उनका 3rd रिफ्यूज़ल था और उसके बाद उनको वही जो आपको पता है जस्टिफ़िकेशन के ऊपर रिफ्यूज़ल आता है। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सेक्शन 214 बी होता है, येलो पेपर भी हम उसको कहते हैं, कि जिसके अंदर आप जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका इंटरव्यू है और वो इन सारी चीज़ों से या आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से सैटिस्फाइड नहीं होता और वो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं करता। और बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट उनको ख़ैर फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, वो स्टेट लेवल पे होते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट से मुराद कि एक पर्सन है एबीसी, वो अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे वो ये मेंशन करते हैं कि ही ओन्स अ सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। बट वो यहाँ वहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि उनकी 2 फार्मेसीज़ भी हैं और वो कहीं लाइव स्टॉक में भी फंडिंग है।
अब क्या होता है कि जब आपने एक चीज़ मेंशन कर दी है, स्टेट कर दी है कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस ओन करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल हुआ और बिज़नेस प्रोफ़ाइल में जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी उस बिज़नेस से रिलेटेड हुई। तो अब जब आपने वो बिज़नेस मेंशन कर दिया और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, तो उसके बाद जब आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी मेंशन करते हैं, तो आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। प्लस एक चीज़ और होती है कि आप लोगों ने स्टेट वहाँ पे कुछ किया होता है, आपको कंसल्टेंट ने गाइड किया होता है, समटाइम्स कंसल्टेंट आपको नहीं गाइड कर सकते या आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि यूएसए में इंटरव्यू बेस्ड है, तो आपने उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि आपका इंटरव्यू एक्यूरेटली उसी तरह से हो कि जिस तरह से आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। चलें जी, आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप कहते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट का मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि कुछ जब इस तरह के केसेज़ होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता है कि आईसीसी था, तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। हालाँकि इस तरह से था कि 18 लाख ओवरऑल यूएस का कोटा था फॉर द ग्लोब, बट पाकिस्तान से ही मोर देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 लाख एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी। सो बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ल आया, अपॉइंटमेंट्स डिले हो गई, इवन 14-14 मंथ, 16-16 मंथ डिले रहीं। तो इस तरह के हालात में, इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ल आ भी जाता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हों, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे मसलों का हल अंडर वन हेड मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरह से हमारे साथ स्किल्ड अटॉर्नीज़ हैं, जो कि इमिग्रेशन अटॉर्नीज़ हैं, सॉलिसिटर्स हैं यहाँ पे, जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं हमारे पास यूके में, जो कि ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हम उनके साथ एसोसिएटेड है बेसिकली। अब इसमें करना ये होता है कि आपने जो भी आपका रिफ्यूज़ल है या आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने वो प्रोवाइड करनी है। उसको एक दफ़ा देखने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकी, वो हम आप लोगों के लिए लाज़मी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।